मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज व्यापारी संभावनाएं तलाशने रूस दौरे के लिए होंगे रवाना। प्रतिनिधि मंडल में उद्योगपति और अधिकारी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के ट्रैवल मार्ट के 5वें संस्करण का किया उद्घाटन। कहा, प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं मौजूद। ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स निभा सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों में महिलाओं को दिया मुफ्त सफर करने का तोहफा। 14 अगस्त की आधी रात से 15 अगस्त की आधी रात तक लागू रहेगी ये सेवा। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद संजय सेठ और सुरेंद्र नागर ने भारतीय जनता पार्टी की ग्रहण की सदस्यता। कुछ दिन पहले ही राज्यसभा की सदस्यता से दिया था उन्होंने इस्तीफा। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री और अब समाचार विस्तार से। बात करते हैं सीएम के रूस दौरे की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को रूस के दौरे पर रवाना होंगे। अपनी 3 दिवसीय यात्रा में वो वहां व्यापारी संभावनाएं तलाशेंगे। उत्तर प्रदेश के साथ महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, गोवा और असम के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में यह प्रतिनिधिमंडल रूस के दौरे पर जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश के 50 उद्यमी भी शामिल होंगे, जो खाद्य प्रसंस्करण, सिंचाई, कृषि और पावर क्षेत्र में उद्योग के अवसर देखेंगे। राज्य के संबंधित विभाग के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट 2019 के 5वें संस्करण का उत्तर प्रदेश पर्यटन और फिक्की के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। ट्रैवल मार्ट में 19 देशों के 49 विदेशी टूर ऑपरेटर्स और 13 शहरों के भारतीय टूर ऑपरेटर्स सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध है। पर्यटन के माध्यम से आर्थिक गतिविधियां तेज होती हैं, जो रोजगार देने में मददगार साबित होती हैं। टूर ऑपरेटर्स पर्यटक और पर्यटन के मध्य सेतु का काम करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के अनेक आकर्षक पर्यटन स्थल हैं। अयोध्या, विंध्यवासिनी धाम, शुक्र तीर्थ, चित्रकूट, नैमिषारण्य के लिए भी विकास बोर्ड बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, हेरिटेज सर्किट एवं स्पिरिचुअल सर्किट में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अगस्त 2020 में यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। पर्यटन विकास की अनेक संभावनाओं को अपने साथ समेटे हुए है। आप जैसे टूर ऑपरेटर्स की एक बड़ी भूमिका इसमें हो सकती है। खासतौर पर पर्यटन की जितनी अपार संभावनाएं हमारे पास हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल टूरिज्म का हो, हेरिटेज टूरिज्म का हो, इको या वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का हो, इतनी अपार संभावनाएं प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हमारे पास मौजूद है। भारत सरकार बौद्ध सर्किट के लिए जिस कार्य योजना को कार्यान्वित की है, उसका सबसे बड़ा केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है। बौद्ध टूरिज्म का भगवान बुद्ध से जुड़े हुए 6 महत्वपूर्ण स्थल सारनाथ, कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, कौशाम्बी और शंखिसार, ये उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। जैनी टूरिज्म में अगर आप देखेंगे तो चौबीस तीर्थंकरों में से 23 तीर्थंकरों की जो भूमि रही है वो उत्तर प्रदेश रही है। आध्यात्मिक सर्किट के लिए भी अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। रामायण सर्किट, भगवान राम की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश अयोध्या में उन्होंने वनवास के समय में सर्वाधिक समय जिस स्थल पर व्यतीत किया था, चित्रकूट हुआ उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ दूरदर्शन में 15 अगस्त को प्रसारित होने वाले संदेश की रिकॉर्डिंग कराई। इस मौके पर अपर सूचना सचिव
एवं गृह अवनीश अवस्थी, मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार और मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी RBS रावत और संजीव सिंह व निदेशक सूचना शिशिर सिंह उपस्थित थे। मुख्यमंत्री के आगमन पर दूरदर्शन केंद्र के अपर महानिदेशक अभियांत्रिकी प्रेम प्रकाश शुक्ला, प्रभारी निदेशक समाचार यास्मीन फारूकी और कार्यक्रम प्रमुख रमा त्रिवेदी समेत दूरदर्शन परिवार के कर्मचारियों और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को मुफ्त में सफर का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर 14 अगस्त की आधी रात से 15 अगस्त की आधी रात तक महिलाएं यूपी रोडवेज की बसों में प्रदेश और प्रदेश के बाहर और सिटी बस में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। साथ ही बसों में महिलाओं को सुरक्षित यात्रा का भी भरोसा दिया गया है कि रात्रि से लेकर के और 15 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक हमने उनके चलने की व्यवस्था मुफ्त में की है। इसके साथ साथ सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था हो सके और किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। हमारी परिवहन निगम की बसेज प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर जहां तक जाती हैं, हर बहन हर बेटी उस बस में निःशुल्क यात्रा 14 अगस्त की रात्रि 12 बजे से लेकर के 15 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं। यह एक व्यवस्था प्रदेश सरकार ने बहनों को भेंट में रक्षाबंधन के रूप में दी है। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्यसभा सांसद संजय सेठ और सुरेंद्र नागर ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इन दोनों लोगों ने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। पिछले 1 महीने में समाजवादी पार्टी से राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले संजय सेठ तीसरे सांसद हैं। संजय सेठ अखिलेश परिवार के काफी करीबी और पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी थे। भारतीय जनता पार्टी में शामिल अपने सदस्यता को छोड़ करके जो इस समय देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश में विकास के विषय को बढ़ाने के लिए, देश में सभी लोगों के लिए एक ऐसे सरकार के द्वारा शासन दिया जा रहा है जहां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को न केवल आगे बढ़ाया जा रहा है बल्कि अमूर्त रूप से जमीन पे उतार करके 125 करोड़ भारतवासियों के जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प के लिए जो सरकार कार्य कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उनके नेतृत्व के प्रति विश्वास जताते हुए हमारे दोनों साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को स्वीकार किया है। समाचारों में अब वक्त है एक विराम का। नमामि गंगे रमता जोगी बहता पानी, दोनों की यही कहानी अविरल धारा होगी जब, निर्मल गंगा होगी तब, सद्बंधु की जान है हम हैं। अधिक जानकारी हेतु स्थानीय निकाय से संपर्क करें। राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। मैंने वादा किया था मैंने। सुरक्षा जो मिले माँ के दूध और तन की गर्मी से पहले घंटे में, देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग 1.5 गुना ज्यादा खतरा। तुझसे वादा रहा पहले घंटे की सुरक्षा का। गवाह कौन? ये गवाह जी, पूरा किया ना मैंने वादा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि शिक्षा का स्तर बिल्डिंग से नहीं पढ़ाई से जाना जाता है और सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। आज लखनऊ के राजकीय इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल की शिक्षा अच्छी हो, इस दिशा में कड़े निर्णय भी लिए जा रहे हैं।
शिक्षा के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा को नए आयाम देते हुए सभी राजकीय विद्यालयों में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है कि वो प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर अच्छी गुणवत्ता दे सके। दिनेश शर्मा ने कहा कि 15 अगस्त पर सभी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय गान व स्वतंत्रता सेनानियों की याद में प्रार्थना होनी चाहिए और ये सिर्फ मदरसा बोर्ड ही नहीं बल्कि सभी बोर्डों में होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद प्रदेश में उत्साह का माहौल है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं होगा और वहां शांति पूरी तरीके से बरकरार है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे देश का नेतृत्व सभी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार है। व्यवस्था चाक चौबंद है और कहीं पर भी किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। कोई इस देश की सुरक्षा को अगर ये सोचे कि हम उसको खतरा पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो वो स्वयं अपने को खतरे में माने। इमरान खान जी अपना पाकिस्तान संभालें और भारत जिस मजबूती के साथ देश की प्रगति के साथ साथ और हर मोर्चे पे पाकिस्तान को मात देने का काम कर रहा है, वो पाकिस्तान को समझना चाहिए जिसके पास रोटी के भी लाले पड़े हुए हैं, कटोरा लेकर के दुनिया के सामने भीख मांग रहे हैं और वह भारत को नसीहत देने की कोशिश ना करें। हमारे नेतृत्व ने जो फैसला लिया उस पर दृढ़ है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि शिक्षा का स्तर बिल्डिंग से नहीं पढ़ाई से जाना जाता है और सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। आज लखनऊ के राजकीय इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल की शिक्षा अच्छी हो, इस दिशा में कड़े निर्णय भी लिए जा रहे हैं। शिक्षा के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिक्षा को नए आयाम देते हुए सभी राजकीय विद्यालयों में ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है कि वो प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर अच्छी गुणवत्ता दे सके। दिनेश शर्मा ने कहा कि 15 अगस्त पर सभी शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रगान व स्वतंत्रता सेनानियों की याद में प्रार्थना होनी चाहिए और यह सिर्फ मदरसा बोर्ड ही नहीं बल्कि सभी बोर्डों में होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में शिक्षा का परिवर्तन हो और बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार परक शिक्षा मिल सके, इसकी तरफ सरकार बड़ी तेज़ी के साथ में बढ़ रही है कि बच्चे का जो पाठ्यक्रम का शेड्यूल है वो भी रोजगार परक हो। और जो हमारे राजकीय इंटर कॉलेज हैं उनमें वर्चुअल क्लासेस, स्मार्ट क्लासेस के साथ साथ कंप्यूटर लैब और साइंस लैब को अच्छी तरीके से बनाया जाए और जो निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं उनकी तरीके से सुविधाएं हम अपने सरकारी विद्यालयों में भी दें। केवल मदरसा बोर्ड नहीं, सारे बोर्डों को, चाहे संस्कृत बोर्ड हो, उनको भी हम लोगों ने जारी किया है। हमारे शिक्षा के जितने भी कॉलेज हैं सबको जारी किया गया है कि अपने वहाँ राष्ट्रगान हो, आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए। ये हर साल एडवाइजरी जारी होती है, तो इसमें केवल अकेले मदरसा को नहीं है बल्कि जितने स्कूल हैं सबको एडवाइजरी जारी हुई है। मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित पागल बाबा विद्युत उपकेंद्र पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पौधरोपण महाकुंभ अभियान की शुरुआत बरगद का पौधा लगाकर की। इस अवसर पर उन्होंने विद्युत अधिकारियों को पौधे लगाने के साथ उसकी देखरेख के निर्देश भी दिए। प्रदेश भर में विद्युत विभाग द्वारा 2.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाने का जो कार्य किया है उसका देश भर में स्वागत हो रहा है। देखिए, वृक्षारोपण महाकुंभ का शुभारंभ आज हम सब लोगों ने किया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। हमारे मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से किया है, कासगंज में हमारी गवर्नर साहिबा हैं। लक्ष्य ये है कि पूरे प्रदेश को हरा भरा बनाना है। 22 करोड़ पौधे पूरे प्रदेश में लगाने हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो हमारी नस्लें हैं, जो हमारे बच्चे आने वाले हैं, उनको अच्छी स्वच्छ हवा कम से कम हम दे सकें। जैसे प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसी गति से वृक्ष कट भी रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं कई गुना अधिक गति से वृक्ष लगाने का भी कार्यक्रम शुरू हो। तो ये सरकार ने एक पहल की, उसमें सभी सामाजिक संगठनों का आह्वान किया है। सरकार के सभी विभाग उसमें अग्रणी होकर काम कर रहे हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने आज बरेली में मंडलीय समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को संचारी रोगों से निपटने के निर्देश दिए। पिछले साल बरेली जिले में मलेरिया से लगभग 200 मौतें हुई थी। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए गांव में लगातार फॉगिंग, खून की जांच एवं पीएचसी सीएचसी पर डॉक्टरों की टीम की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
देखा था कि बदायूं और बरेली के अंदर जो संचारी रोग है, विशेष रूप से मलेरिया का प्रकोप रहा, तो इस दफे संचारी रोग का हम लोगों ने पूरे 10 से 11 विभागों को लेते हुए हम लोग ने कार्य योजना भी बनाई और कार्य योजना के साथ ये हम लोग के 2 चरण के कार्य हो चुके हैं। तो वो समीक्षा करने आया था। अच्छा है कि काफी जो सुधार है वो हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो ग्राम विकास हो, चाहे वो कोई भी हो, सीडीओ हो, उन लोगों को नगर आयुक्त हैं, वो सब लोग अपना अपना कार्य और तेजी से करें। जहां जहां कुछ लगा कि वहां कमियां थी, वहां पे और तेजी ला सकते हैं, तो उस पर भी हम लोगों का जो प्रेजेंटेशन था वो आया, तो उन लोगों को दिया है। मुझे लगता है कि इस दफे हम लोग काफी अच्छा सुधार कर पाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार की ओर से लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में लखनऊ में बाल स्वच्छ दिवस के अवसर पर जागरूकता का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वच्छ बच्चे स्वस्थ बच्चे समृद्ध भारत की तर्ज पर आयोजित इस जागरूकता अभियान के माध्यम से 10,000 बच्चों को स्वच्छता किट का वितरण करना लक्ष्य रखा गया। कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन ने बच्चों को स्वच्छता किट वितरित कर स्वच्छ वातावरण में रहने के लिए प्रोत्साहित किया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन ने बताया कि तमाम गंभीर रोग गंदगी की वजह से फैलते हैं, इसलिए इस तरह के जागरूकता अभियान कार्यक्रमों की बहुत जरूरत है। बच्चों में स्वच्छता के लिए जागरूकता उत्पन्न करना आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत आवश्यक है। हम जानते हैं तमाम रोग केवल स्वच्छता के अभाव में बढ़ते हैं, पनपते हैं, और यदि बच्चों में स्वच्छता की आदत पड़ जाए, और मुझे बड़ा संतोष है कि पिछले 2-4 वर्षों में बहुत परिवर्तन आया है और बच्चे अब स्वच्छता की ओर अपना ध्यान दे रहे हैं। समाचार अभी जारी रहेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। नहीं, पानी तो पिला दो। 6 महीने तो होने दे। दादी ना दे दो। रुक जा, पहले 6 महीने तो होने दे। उसमें क्यों नहीं? क्योंकि 6 महीने से पहले कुछ और खिलाया पिलाया तो हो जाएगा 10। 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का ही दूध, समझी? अरे वाह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून को मंजूरी दे दी। इसके तहत 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आ जाएंगे। 31 अक्टूबर को देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आ जाएंगे। संसद ने राज्य को अब विभाजित करने के लिए लाए गए विधेयक को इसी सप्ताह मंजूरी प्रदान की। गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप केंद्र सरकार ने इसके लिए 31 अक्टूबर 2019 की तारीख निर्धारित की है। इस विधेयक के अनुसार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी की तरह विधानसभा होगी और लद्दाख चंडीगढ़ की तरह विधायिका के बिना केंद्र शासित प्रदेश होगा। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में कानून और व्यवस्था का जिम्मा केंद्र के पास रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल होगा और इसकी विधानसभा की अधिकतम सीमा 107 होगी, जिसके सीमांकन के बाद 114 तक इसे बढ़ाया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कारगिल और लेह के जिले आएंगे। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने के बाद अब राज्य में हालात सामान्य होते जा रहे हैं। घाटी के तमाम हिस्सों में शांतिपूर्ण तरीके से शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा की गई। वहीं जम्मू से धारा 144 भी हटा ली गई है। डोडा, कठुआ समेत कई इलाकों में शुक्रवार को स्कूल खुल गए थे। वहीं जम्मू में आज से स्कूल खुल गए। जम्मू कश्मीर के 4 अलग अलग हिस्सों की जुमे की नमाज की ये तस्वीरें बता रही हैं कि राज्य में शुक्रवार को हालात सामान्य रहे और धारा 144 में मिली छूट के तहत लोगों ने मस्जिदों में नमाज अदा की।
इसके अलावा भी लोग ईद उल अजहा की तैयारियों में लगे हुए हैं। सबसे पहले बात कश्मीर घाटी की करें तो शुक्रवार को प्रतिबंधों में ढील दी गई ताकि लोग स्थानीय मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ सकें। अनुच्छेद 370 के खत्म किए जाने के बाद शुक्रवार को पहली जुमा की नमाज अदा की गई। श्रीनगर में नमाज अदा करने के लिए भारी संख्या में लोग मस्जिदों में पहुंचे। अभी भी घाटी के पूरे इलाके में धारा 144 लागू है, लेकिन श्रीनगर में अब हालात सामान्य हो रहे हैं, जिसका असर सड़कों पर दिख रहा है। आते हैं तो बाहर का तो ठीक ही है, सारा बाहर में लोगों का आना जाना है, लोग आ जा रहे हैं, आज तो ठीक चल रहे हैं। शुक्रवार को श्रीनगर के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों के अन्य शहरों में भी नमाज के लिए लोग मस्जिदों में पहुंचे। इस बीच बाजारों में लोग पहुंच रहे हैं और ईद उल अजहा की तैयारियों में लगे हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती है, लेकिन इस बीच आम लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की छूट दी जा रही है। 12 अगस्त को ईद उल अजहा का त्योहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में वादा किया था कि वह इस बात का ध्यान रखेंगे कि कश्मीरियों को ईद का त्योहार मनाने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। श्रीनगर में दुकानें, डेयरी, पेट्रोल पंप और मेडिकल दुकानें खुली हुई हैं और आम लोग आसानी से अपने काम निपटा रहे हैं। उधर हज यात्रा कुछ दिनों में खत्म होने वाली है। कश्मीर जोन के डिविजनल कमिश्नर बीए खान ने कहा है कि जो हज यात्री वापस आ रहे हैं उनकी जानकारी राज्य हज ऑफिस डिपार्टमेंट की ओर से संबंधित डिप्टी कमिश्नर को भेजी जाएगी, जो यात्रियों और उनके परिवारों को पास जारी करेंगे। फ्रॉम द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स, all pilgrims who have performed the pilgrimage and now who are coming back, their details will be conveyed by the Hajj officer, state Hajj office department, concerned deputy commissioners, who in turn will issue passes. उधर जम्मू में भी नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंचे। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मस्जिदों में भीड़ दिखी। जम्मू में हालात सामान्य हैं और वहां से धारा 144 हटा ली गई है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कठुआ और सांबा में हालात अब सामान्य होते नजर आ रहे हैं। स्कूल कॉलेज दोबारा खुलने लगे हैं। सांबा और कठुआ में गुरुवार को ही प्रशासन ने आदेश जारी करके स्कूल और कॉलेज खोलने के आदेश दिए थे, जिसके बाद आज से जिले के कई स्कूल कॉलेजों से ताले हटा दिए गए और छात्रों की आवाजाही शुरू हो गई। स्कूल खुलने से बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं और अभिभावक भी संतुष्ट हैं। दुकानें, हर चीज खुली हुई है, आप देख सकते हैं, पूरे बाजार खुले हुए हैं, स्कूल वगैरह खुले हुए हैं और कहीं भी कोई ऐसी कोई बात नहीं है जिस तरह का एक वितंडावाद लोगों में फैलाया जा रहा। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुनीर खान ने कठुआ में सुरक्षा हालात की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य में किसी अप्रिय स्थिति की खबर नहीं है। जम्मू जोन में हालात बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं। थिंग्स आर वेरी मच अंडर कंट्रोल। कश्मीर में भी हालात बिल्कुल अंडर कंट्रोल हैं। जो जरूरी इकदाम लेने हैं ये इंश्योर करने के लिए कि पीस खराब न हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, वो लिए जा रहे हैं। इधर दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कहा कि राज्य में एहतियाती कदम के तहत प्रतिबंध लगे हैं और किसी भी अप्रिय स्थिति की खबर नहीं है। We already see a sense of calm and normalcy. All newspapers are being published without any disruption. There has been no incident of violence. Food supply have not been affected. Hospitals are operating normally. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शुक्रवार को भी श्रीनगर के संवेदनशील इलाकों का दौरा किया और स्थानीय लोगों व सुरक्षा कर्मियों से बातचीत की। डोभाल मंगलवार से जम्मू कश्मीर में कैंप कर रहे हैं। फिलहाल हालात सामान्य हैं और उम्मीद है कि जल्द ही बाकी प्रतिबंध भी हट जाएंगे। जम्मू कश्मीर में नई राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र सरकार के फैसले के बाद क्षेत्र में स्थिति लगातार सामान्य हो रही है। श्रीनगर में भी स्थिति सामान्य है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक स्थिति का रोज जायजा ले रहे हैं। उन्होंने लोगों की सुविधाओं के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। कश्मीर के उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वो ऐसे अभिभावकों के लिए जिला मुख्यालय में टेलीफोन हेल्पलाइन उपलब्ध कराएं जो जम्मू कश्मीर से बाहर गए अपने बच्चों से बातचीत करना चाहते हों। घाटी के दलगेट के पास की सड़क पर वाहन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया है कि क्षेत्र के लोगों को सोमवार को ईद मनाने में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए सरकार कदम उठा रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधाएं लोगों को दी जा सकती हैं उसका प्रबंध कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है
कि आज बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पे निकले हैं। तो मैं ईद की मुबारकबाद लोगों को देता ही हूं, लेकिन इस बात के लिए भी कहता हूं कि वो बिला खौफ और बहुत अच्छे माहौल में शांतिपूर्वक ईद मनाएं। अभी हाल में आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा। उनके पूरे भाषण का लब-ओ-लुआब ये था कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को गले से लगना चाहते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, पूरे हिंदुस्तान को एक ट्रीट करना चाहते हैं और बिल्कुल नॉर्मल ईद यहाँ मने, ये हमारा प्रयास होगा। विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता कर एक बार फिर दोहराया कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने का फैसला भारत का आंतरिक मामला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि पाक इसलिए परेशान है कि वो अब आतंक नहीं फैला पाएगा। पाकिस्तान को डर है कि जम्मू कश्मीर का विकास हुआ तो वो लोगों को गुमराह नहीं कर पाएगा। बहराइच में हो रही बारिश एवं बैराजों से नेपाली पानी छोड़े जाने के बाद घाघरा नदी उफान पर है। मैसी एवं कैसरगंज इलाके के दर्जनों गांव बाढ़ के पानी से घिर चुके हैं। संपर्क मार्गों पर पानी आ जाने से ग्रामीणों का बाजारों में आवागमन अवरुद्ध हो गया है। एकमात्र नाव के सहारे लोग जीवन यापन को मजबूर हैं। बाढ़ की विभीषिका के चलते कृषि योग्य सैकड़ों एकड़ भूमि जल समाहित हो जाने से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। अधिकारी इस पर निगाह बनाए हुए हैं और बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। इस समय जो हम लोगों ने 8 बजे रीडिंग देखी 1,69,000 क्यूसेक पानी है, जो डेंजर लेवल से हर नदी में जलस्तर नीचे है। और प्रशासन की तरफ से SDM, तहसीलदार सारे लोग भ्रमणशील, उन्हें मैंने स्वयं बात कर ली थी सबसे, जाके देख लें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो कोई समस्या नहीं। दूसरे वाटर लेवल बीच में बढ़ा था, 1-2 दिन पहले वाटर लेवल बढ़ा था, लेकिन अब काफ़ी कम हो गया। 1857 की आज़ादी की लड़ाई में हजारों देशभक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसका असर बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों पर भी पड़ा, जो आगे चलकर राजपूत रेजिमेंट कहलाई। 1857 से 1947 तक हजारों क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों के चलते आखिरकार देश को 1947 में स्वतंत्रता मिली। फर्रुखाबाद में फतेहगढ़ स्थित राजपूत सेना के करियप्पा ग्राउंड पर आयोजित मिनी मैराथन के खिलाड़ियों को राजपूत सेना के ब्रिगेडियर राजीव पुरी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ में विजेताओं को सम्मान भी दिया गया। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में फतेहगढ़ के अंदर छावनी ने यहाँ पर एक इंडिपेंडेंस डे मिनी मैराथन रन करी है, जिसके अंदर 3 वर्ग हैं, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर के, जिसके अंदर स्कूल के बच्चे, फतेहगढ़ के निवासी और सैनिक इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले हमने एक बैंड डिस्प्ले और ड्रिल का डिस्प्ले भी फतेहगढ़ छावनी के अंदर सब आम नागरिक और जनता के लिए करा था, जिसको बहुत सराहा गया है। आज भातखंडे समर विश्वविद्यालय में लोकगीत, लोक कला और लोक संस्कृति के रंग बिखरे हुए दिखे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस अवसर पर कजरी गीतों का गायन किया गया, जिसकी धुन को सुनकर लोग सावन के महीने में मंत्रमुग्ध हो गए। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को व्यापारिक संभावनाएं तलाशने रूस के दौरे के लिए होंगे रवाना। प्रतिनिधिमंडल में उद्योगपति और अधिकारी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के ट्रैवल मार्ट के 5वें संस्करण का किया उद्घाटन। कहा, प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं मौजूद। ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स निभा सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका। रक्षाबंधन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों में महिलाओं को दिया मुफ्त सफर करने का तोहफा। 14 अगस्त की आधी रात से 15 अगस्त की आधी रात तक लागू रहेगी ये सेवा। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद संजय सेठ और सुरेंद्र नागर ने भारतीय जनता पार्टी की ग्रहण की सदस्यता। कुछ दिन पहले ही राज्यसभा की सदस्यता से दिया था इस्तीफा।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।